बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम बॉन्ड के और पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बॉन्ड के और पैरामीटर्स में हम पढ़ते हैं बॉन्ड एंगल यानी कि आबंध कोण। अब whenever a molecule is formed, the electron pairs are present in definite orbitals। जब कोई बॉन्ड बनता है तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, सहभाजित जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, वह किन्हीं ऑर्बिटल्स में उपस्थित होता है। तो द एंगल बिटवीन दीज ऑर्बिटल, तो ऐसे युग्मित इलेक्ट्रॉन को रखने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच का जो एंगल है, उनके बीच का जो कोण है, वही कोण आबंध कोण कहलाता है। तो जैसे कि HOH जल के अणु का आबंध कोण कितना है? 104.5 डिग्री। तो आबंध कोण यानी बॉन्ड एंगल क्या हुआ? इट इज़ द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग द शेयर्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज बॉन्ड एंथैल्पी। अगला है बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि आबंध एंथैल्पी। आबंध एंथैल्पी से तात्पर्य है कि जब व्हेनेवर अ बॉन्ड इज फॉर्म, जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा जो है वो मुक्त की जाती है। व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म, एनर्जी इज रिलीज्ड बिकॉज द मॉलिक्यूल गोज अंडर द लेस स्टेबल सिस्टम, क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा स्थायी होता है तो एनर्जी मुक्त होती है। यही एनर्जी है, उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है और अगर उसको हमको ब्रेक करना है तो ब्रेक करने में जो एनर्जी देना पड़ेगी वो बॉन्ड एंथैल्पी होगी। तो व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बॉन्ड एंथैल्पी, आबंध एंथैल्पी कहते हैं। जैसे HH बॉन्ड, हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी है 435.8 किलोजूल पर मोल। यानी कि H2 मॉलिक्यूल जो गैसियस स्टेट में है उसको अगर हमको एटॉमिक हाइड्रोजन में ब्रेक करना है तो हमको इतनी एनर्जी उसको देना पड़ेगी। दूसरे तरीके से बोलें तो जब HH से मिलकर H2 मॉलिक्यूल बना तब 435.8 किलोजूल मोल एनर्जी रिलीज हुई। तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उतनी ही एनर्जी अगर फिर से हम देंगे तो जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अब जो मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा अलग अलग टाइप के एटम होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर अगर 2 बॉन्ड्स की या 3 बॉन्ड्स हैं, उनकी अगर एनर्जी अपने आप में डिफरेंट है तो जो पूरे मॉलिक्यूल जो बॉन्ड एनर्जी वहाँ पर कंसिडर की जाती है वो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ली जाती है। बॉन्ड एनर्जी औसत पर आबंध एंथैल्पी दी जाती है कहाँ पर? बहुपरमाणुक अणुओं के लिए, मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एवरेज एनर्जी को यूज किया जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर फॉर बॉन्ड इज बॉन्ड ऑर्डर। अगला हम पढ़ते हैं बंध कोटि। अब बंध कोटि मतलब बंधों की संख्या। जैसे कि H2 में एक सिंगल बॉन्ड है HH, तो इसकी जो बंध कोटि है वो 1 है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो इसकी बंध कोटि है 2। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसकी बंध कोटि है 3। तो इस प्रकार से ये बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड लेंथ हम पहले इसमें पढ़ चुके हैं। अब हम समझते हैं रिजोनेंस। रिजोनेंस इससे बोलते हैं हिंदी में अनुनाद। तो बच्चों ऐसा होता है कि जो कोई मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो वह जो स्ट्रक्चर है वो उसकी बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है, एंड दैट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। मीन्स द स्ट्रक्चर असाइंड टू अ मॉलिक्यूल शुड बी सच दैट इट कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी अणु को जो स्ट्रक्चर दिया जाता है वह स्ट्रक्चर उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ को, सभी गुणधर्मों को एक्सप्लेन कर सके, ऐसा स्ट्रक्चर बना होना चाहिए। बट क्या होता है, इन सम मॉलिक्यूल्स वन लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल। कभी कभी किसी अणु में जो एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, एक जो लुईस संरचना बनाते हैं, वह संरचना उसके सारे गुणों को एक्सप्लेन नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में हम उसके लिए एक और लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं या कुछ और अधिक लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, कभी कभी 2-3 ज़्यादा स्ट्रक्चर भी बनाते हैं।
तो we make different structures, we make different Lewis structure for that molecule, but none of the various structure is able to explain all the properties of the molecule. अगर हम किसी मॉलिक्यूल से एक से ज़्यादा लूज स्ट्रक्चर बनाएं और उसके बाद भी उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन न कर सके, तो यहाँ पर एक फिनोमेनन होता है जिसको हम बोलते हैं रिजोनेंस। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हम लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि कोई भी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो इनका एक रिजोनेंस हाइब्रिड होता है, इनका एक अनुनाद संकर स्ट्रक्चर होता है। तो हम इसको एक उदाहरण ओजोन के एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। यहाँ पर ओजोन का एक मॉलिक्यूल है, 3 ऑक्सीजन के एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसमें हमने एक स्ट्रक्चर 1 बनाया है। तो जो डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर हम इसके लिए बनाएंगे उनको हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स या अनुनादी संरचनाएं या फिर रिजोनेटिंग फॉर्म्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 121 पिकोमीटर। फिर ये जो दूसरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ है 148 पिकोमीटर, यानी 148 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड की लेंथ होनी चाहिए। अब इसके लिए हम दूसरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें ये वाले दो ऑक्सीजन में हम सिंगल बॉन्ड असाइन करते हैं, मतलब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर होनी चाहिए और इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 121 पिकोमीटर होनी चाहिए, जो कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है। लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ओजोन का होता है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, वह ये बताते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन चाहे ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो या फिर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, जो बॉन्ड लेंथ है वो आती है 128 पिकोमीटर, मतलब 148 और 121 के करीब करीब बीच की। द वैल्यू लाइज इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, मतलब नाइदर द बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड नॉर द बॉन्ड इज डबल बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड न तो पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड होता है न ही पूरी तरह से डबल बॉन्ड होता है। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है जिनको हमने कैनोनिकल फॉर्म कहा, इनको हम डबल हेडेड यानी डबल सिरे वाले तीरों से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ये दो कैनोनिकल फॉर्म्स है और जो उनका हाइब्रिड है वह इस प्रकार से होगा। हाइब्रिड में यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन थे डिफरेंट, उनकी पोजीशन सेम है, उनकी स्थिति नहीं बदली है। अब इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इसकी भी 128 पिकोमीटर है, इसकी भी 128 पिकोमीटर है, और चूंकि न ये पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड है न पूरी तरह से डबल बॉन्ड है, इसलिए जो डबल बॉन्ड कभी इधर या कभी उधर बनाया था हमने, उसको हम डॉटेड लाइन से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हो गई रिजोनेंस हाइब्रिड यानी कि अनुनाद संकर। अब तो रिजोनेंस कहाँ पर होता है? वहाँ पे होता है, it is the phenomenon occurs in that case when a single Lewis structure is not able to explain all the properties of the molecule. In that condition, we have to draw different Lewis structure. These different structures are known as canonical forms, and the original and the real structure of the molecule is resonance hybrid of these. जो अणु का जो असली संरचना है वो इनका क्या होता है? रिजोनेंस हाइब्रिड होता है। अब जो कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में हम कुछ एक दो चीज़ें और पढ़ते हैं। कैनोनिकल फॉर्म्स में क्या क्या खास बातें होती हैं। जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उसमें जो रिजोनेटिंग फॉर्म्स होती हैं उनकी जो एनर्जी है वो सेम होती है, उनमें जो एटम्स की रिलेटिव पोजीशन है वह भी सेम होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम रहती है। एंड व्हेनेवर रिजोनेंस अकर इन अ मॉलिक्यूल एनर्जी इज रिलीज। जब कोई मॉलिक्यूल में रिजोनेंस होता है तो ऊर्जा रिलीज होती है, और उस ऊर्जा रिलीज होने के कारण जो रिजोनेंस हाइब्रिड है वो अपनी कैनोनिकल फॉर्म से मुकाबले ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जब ऊर्जा रिलीज होती है तो अनुनादी संरचना जो है, हाइब्रिड जो संकर अनुनादी संरचना है वह अनुनादी संरचनाओं के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल होती है। सो रिजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन द कैनोनिकल फॉर्म्स, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। और दूसरी बात ये है कि जो कैनोनिकल फॉर्म्स है इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मतलब रियली में हम चाहें कि इस मॉलिक्यूल को आइसोलेट कर लें या दूसरे मॉलिक्यूल को आइसोलेट कर लें तो ऐसा नहीं है।
और ऐसा भी नहीं है कि थोड़ी देर मॉलिक्यूल इस फॉर्म में रहता है, थोड़ी देर उस फॉर्म में रहता है और मॉलिक्यूल एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। मतलब ये जो फॉर्म्स है इनको हम इमेजिनरी बोलते हैं, ये काल्पनिक संरचना है। जो रियल स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, वो रिजोनेंस हाइब्रिड होती है। और रिजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल कैसा होता है, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, मॉलिक्यूल्स गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रिजोनेंस। बच्चों अब हम पढ़ेंगे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, आबंध ध्रुवणता। मतलब जो सहसंयोजी बॉन्ड है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें पोलैरिटी किस प्रकार हो जाती है, उसमें दो ध्रुव किस प्रकार से उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम एक मॉलिक्यूल देखते हैं HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता काफ़ी अधिक है, ये आप लोग को पता है। फ्लोरीन की 4 होती है और हाइड्रोजन की इसके मुकाबले काफ़ी कम। चूँकि एक तीव्र विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, तत्व का परमाणु फ्लोरीन है, तो विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण यह इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब ही यही है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अपनी तरफ आकर्षित करने के कारण यह जो बॉन्डेड पेयर है यह थोड़ा फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा खिसक जाता है। इट इज मोर टुवर्ड्स द फ्लोरीन एंड लेस टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। Therefore, on fluorine a partial negative charge arises and on hydrogen a partial positive charge arises. मतलब आंशिक धनात्मक आवेश हाइड्रोजन पर आ जाता है और आंशिक ऋणात्मक आवेश फ्लोरीन के ऊपर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा फ्लोरीन की तरफ हो जाता है, फ्लोरीन की तरफ खिंच जाता है। फ्लोरीन अट्रैक्ट दिस बॉन्डेड पेयर टुवर्ड्स मोर इन कंपैरिजन विद द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की तुलना में फ्लोरीन इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए हाइड्रोजन पे थोड़ा सा आंशिक धनावेश पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो पार्शियल चार्जेस आ गए हैं, मतलब यहाँ पर क्या बन गए, पोल्स बन गए, दो पोल बन गए, धनावेशिक और ऋणावेशिक। इसी को हम एक डायपोल बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं कि पोलैरिटी। देयर इज नो पोलैरिटी इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। सहसंयोजी आबंध में क्या आ गई, ध्रुवणता आ गई। इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। जिधर धनावेश है उसकी तरफ से एरो ऐसे बनाते हैं, इस तरफ ये धनावेश शो करते हैं, ये बता रहा है, दिशा बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से इसकी तरफ खींचा गया है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक सहसंयोजी मॉलिक्यूल में, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो गई और बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, मतलब ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध हो गया। अब इसकी पोलैरिटी, कितनी पोलैरिटी है, कितनी ध्रुवीयता है, कितनी ध्रुवणता है, उसको देखने के लिए, उसको नापने के लिए हम यूज करते हैं डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण को। तो किसी मॉलिक्यूल में कितनी ध्रुवणता आई है उसके लिए हम उपयोग करते हैं डायपोल मोमेंट का, जिसको द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसको म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला है चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन, मतलब आवेश गुणित आवेश पृथक्करण की दूरी। आवेश पृथक्करण की दूरी से मतलब ये है कि जो दोनों चार्जेस जिन एटम्स के ऊपर है उनके बीच की डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड डिस्टेंस होगी। तो इसके द्वारा हम इसको नापते हैं, मतलब आवेश, कितना आवेश उत्पन्न हुआ है, कितना धनावेश है या फिर कितना ऋणावेश है, कोई सा भी एक आवेश हम ले लेंगे। वह आवेश और इनकी दूरी, इन दोनों की जो दूरी है वो यहाँ पर रखी जाएगी, वो क्या है, आवेश पृथक्करण की दूरी। तो म्यू इज गिवन बाय क्यू इंटू आर। अब इसकी जो यूनिट्स है, सीजीएस सिस्टम में क्यू की यूनिट है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और रेडियस की है सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू आती है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। और अगर हम ऐसा ही सिस्टम में देखते हैं तो जो आवेश है उसकी जो यूनिट्स आती है वो आती है 3.33564 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। ये जो यूनिट है ये SI सिस्टम में यूनिट है और इस पूरे को हम बोलते हैं 1 एक डिवाई यानी कि 1D। तो CGS सिस्टम में 1 डिवाई इज 10⁻18 ESU सेंटीमीटर और
SI सिस्टम में 1 डिवाइस 3.33564 इंटू 10⁻13 कूलम मीटर। तो ये दो प्रकार से यूनिट्स इसकी देखी जाती हैं। अब हम जो डायपोल मोमेंट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के अणुओं में डायपोल मोमेंट किस प्रकार से डेवलप होता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम पहला अणु लेते हैं वाटर का, जल का अणु H2O। ये H2O की संरचना है। अब इसमें ये बैंड स्ट्रक्चर होती है हाइड्रोजन HOH की, जैसा बॉन्ड एंगल आपको बताया था 104.5 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है। अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मुकाबले ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ऑक्सीजन अपनी तरफ इस बॉन्ड पेयर को खींचता है, इसको भी खींचता है और इसको भी खींचता है। तो डायरेक्शन क्या होगी, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ और इधर भी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ। इन दोनों का नेट रिजल्टेंट इस प्रकार हो जाता है। और इसकी जो वैल्यू है म्यू की है वो है 1.85 डी बाय। ठीक है, तो 1.85 डी बाय को अगर हम उसकी कूलम मीटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1.85 इंटू 3.3564 इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर, इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है, मतलब 6.17 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। तो सिंपली या तो म्यू इज इक्वल टू 1.85 डी बाय, मतलब वाटर में जो डायपोल मोमेंट है वो कितना है, दैट इज 1.85 डी बाय। और अगर कूलम मीटर में निकालना है तो उससे हम इस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो डायपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है, सदिश राशि है। अब उसके कारण हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें बेरिलियम और फ्लोरीन को अगर हम ये बॉन्ड को देखें तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन बेरिलियम, इसलिए ये बॉन्ड पेयर किसकी तरफ है, फ्लोरीन की तरफ है। ये बॉन्ड पेयर भी किसकी तरफ है, इस फ्लोरीन की तरफ है। लेकिन ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। दिस मॉलिक्यूल इज डायपोल, दिस बॉन्ड इज डायपोल, दिस बॉन्ड इज ऑल्सो डायपोल। दो बॉन्ड अपने आप में तो डायपोल हैं, लेकिन नेट क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण रिजल्टेंट इज जीरो। नेट डायपोल मोमेंट इसमें हो गया जीरो। अब हम दो एग्जाम्पल और देखते हैं। ये एग्जाम्पल है NH3 के और NF3 के। जो NH3 जो मॉलिक्यूल है, इस NH3 मॉलिक्यूल में देखिए नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। चूँकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन से, इसलिए नाइट्रोजन ये जो बॉन्ड पेयर है ये कैसा है, ये डायपोल हो गया। दिस बॉन्ड पेयर इज ऑल्सो डायपोल, दिस बॉन्ड पेयर इज ऑल्सो डायपोल। तो और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो लोन पेयर है, उसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है। तो चूंकि इन सबका डायरेक्शन है, सभी ये डायपोल है, इसलिए इसका जो डायपोल मोमेंट है वो हाई है, 4.90 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर है। लेकिन NF3 में इसकी वैल्यू बहुत कम है, 0.80 आती है केवल, वैल्यू इज लो। यहाँ पे 4.90 है और यहाँ पर 0.80 है। कारण क्या है कि देखिए नाइट्रोजन से फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है, तो ये फ्लोरीन इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ भी ये वाले बॉन्ड पेयर को फ्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है, इस बॉन्ड पेयर को भी फ्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है, और ये लोन पेयर का है। तो ये कैसे हो गया, ये अपोजिट हो गया। NF जो बॉन्ड है वो इसके ऊपर लोन पेयर से इनकी डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट हो गई। अपोजिट होने के कारण इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो 0.80 10⁻13 कूलम मीटर है, और NH3 का 4.90 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर है। तो ये हमने देखा कि डायपोल मोमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए रिजल्टेंट डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल में जो वेरियस बॉन्ड्स है उनकी शेप क्या है। और डायपोल मोमेंट की वैल्यू से हमको मॉलिक्यूल्स की शेप डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। तो हमने देखा कि हाउ पोलैरिटी डेवलप्स इन कोवेलेंट बॉन्ड। हमने पढ़ा कि किस प्रकार पोलैरिटी जो है वो सहसंयोजी बंधों में उत्पन्न होती है। पोलैरिटी को हम डायपोल मोमेंट में नापते हैं, जिसकी वैल्यू आती है हमको चार्ज इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इससे हमको वैल्यू मिलती है। तो ये हुआ बच्चों अबाउट द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड एंड डायपोल मोमेंट के बारे में।
बच्चों अब हम पढ़ते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर पढ़ा, अब उसका रिवर्स यानी अब हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी आयनिक आबंध में सहसंयोजी गुण किस प्रकार से आता है वो समझेंगे। उसके लिए हम देखते हैं कैटायन और एक एनायन। देखिए यह एक आयन बना हुआ है, ये एक धन आयन है और ये एक ऋण आयन है। ये जो दोनों आयन हैं या आयनिक संरचना में दोनों आयन एक दूसरे के हम ये साथ साथ कंसीडर करते हैं। ये धन आयन है और ये ऋण आयन है। अब जो धन आयन है वह ऋण आयन में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन आकर्षित करता है? धन आयन में मौजूद प्रोटॉन्स ऋण आयन के जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वह थोड़ा सा धनायन की तरफ आगे हो जाता है। मतलब थोड़ा सा उसकी तरफ आने में यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है? ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है। मतलब वह अपनी सीमा को छोड़ के जो ऋणायन है, जो एनायन है, उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इट बिकम्स मोर टूवर्ड्स द कैटायन। यह इलेक्ट्रॉन क्लाउड धनायन की तरफ ज़्यादा होने के कारण डिफॉर्म हो जाता है, इसकी शेप जो है वो बिगड़ जाती है। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं रह के धनायन की तरफ कैटायन की तरफ ज़्यादा हो जाता है, यानी डिफॉर्मेशन हो जाता है। डिफॉर्मेशन हो जाने के कारण इसमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर यानी कि सहसंयोजी गुण आ जाता है। अब धनायन की यह जो प्रवृत्ति है इसको डिफॉर्म करने की, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, और ऋणायन की पोलराइज होने की जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। मतलब ये आराम से पोलराइज हो जाएगा और ये इसको पोलराइज कर देगा। ठीक है, अब कौन धनायन विच कैटायन किसी दूसरे आयन को कितना पोलराइज कर सकता है और कौन निगेटिव आयन कितना पोलराइज हो सकता है, इसके संबंध में फाजन ने एक नियम दिया है। वह इन सभी के साइज और इनके चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। तो फाजन ने ये बताया कि सबसे पहले तो जो कैटायन है, कैटायन की जो पोलराइजेशन पावर है वह डिपेंड करती है साइज के ऊपर यानी आकार के ऊपर। धनायन के आकार के ऊपर इसकी पोलराइजेशन की जो टेंडेंसी है वह डिपेंड करती है किसकी? पॉजिटिव आयन की। अब एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर आयन्स देखते हैं, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबीडियम आयन। साइज, ये सबसे पहले हमने इनका साइज देखा है। साइज में जो है सबसे छोटा सोडियम आयन है, सबसे छोटा लिथियम आयन है, उसके बाद उससे बड़ा सोडियम है, उससे बड़ा पोटेशियम है, उससे बड़ा रुबीडियम, उससे बड़ा रुबीडियम है। तो अब ये जो साइज है, चूंकि साइज हम देख रहे हैं कि लिथियम से लगाकर रुबीडियम की तरफ बढ़ते जा रहा है। सबसे छोटा कौन है? लिथियम। तो लिथियम सबसे छोटा है, मतलब इसके नाभिक का जो आवेश है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बाहरी इलेक्ट्रॉन पे या जो साथ में जो आयन है उसके इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है इसलिए पोलराइजिंग पावर जो है, पोलराइजेशन कैपेसिटी लिथियम की सबसे ज़्यादा है, सोडियम की उससे कम है, पोटेशियम की उससे कम है और सबसे कम रुबीडियम की। दूसरी बात फाजल ने बताया कि इसी प्रकार से जो साइज ऑफ द एनायन है यानी ऋणायन का जो आकार है वह भी अफेक्ट करता है पोलराइजेशन के लिए। किस प्रकार से? अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ फ्लोराइड आयन है, उससे बड़ा क्लोराइड आयन है, उससे बड़ा ब्रोमाइड आयन है, उससे बड़ा आयोडाइड आयन है। तो पोलैरिटी, पोलराइजेबिलिटी यानी इनकी ध्रुवण क्षमता किस प्रकार बदलेगी? ये साइज के साथ बढ़ती जाती है। मतलब ऋणायन का साइज जितना बड़ा होगा वो उतने आसानी से पोलराइज हो जाएगा। तो फ्लोरीन से अधिक क्लोरीन क्लोराइड आयन की, क्लोराइड आयन से अधिक क्लोराइड आयन की, उससे अधिक ब्रोमाइड आयन की, उससे अधिक आयोडाइड आयन की। As the size increases of the anion, the polarization capacity increases. So fluoride is less polarizable and as compared to the iodine. उसके बाद नेक्स्ट आता है चार्ज ऑन द आयन, आयन के ऊपर आवेश। अब अगर हम एक जैसे आयन देखें, कैटायन या एनायन, तो उन पे चार्ज कितना है? तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है आयन का वैसे वैसे अगर कैटायन है तो उसकी पोलराइजेशन कैपेसिटी बढ़ती है, और अगर निगेटिव आयन है तो उनकी पोलराइजेबिलिटी टेंडेंसी बढ़ती है। यानी Na से अधिक पोलराइज करेगा Mg+2, Mg+2 से अधिक पोलराइज करेगा Al+3।
सो Na पॉजिटिव जो है वो उसकी कैपेसिटी, चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज कम है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गई, एल्यूमिनियम में 3 पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गई। इसी प्रकार हम क्लोराइड, सल्फाइड और फॉस्फोरस P-3 ये आयन अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें जो पोलराइजेशन की जो कैपेसिटी है, यहाँ पे हम इसको L लेते हैं, तो जो पोलराइजेशन की कैपेसिटी है वो Cl निगेटिव से ज़्यादा सल्फाइड आयन की होगी, क्योंकि यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -2 है। इस प्रकार से जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे पोलराइजेशन की पावर क्या हो रही है, इसमें बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अगर साइज भी सेम है और चार्ज भी सेम है तो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की तुलना में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आयन हैं उनकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है। मतलब अगर Na पॉजिटिव और कॉपर को अगर हम लेते हैं, Na पॉजिटिव के साथ Cu पॉजिटिव लेते हैं या Mg+2 के साथ Cu+2 कंपेयर करते हैं, तो जो ट्रांजिशन मेटल्स के मतलब कॉपर निकल के अगर जो आयन्स होंगे उनकी पोलराइजेशन पावर कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में किस प्रकार से डेवलप होता है, वो होता है पोलराइजेशन के कारण। और हमने ये भी पढ़ा, फाजल्स रूल पढ़ा। फाजल्स रूल ये कहता है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे पोलराइजेशन पावर बढ़ती है, जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो ऋण आयन की पोलराइज होने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जाती है।